हेलो मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 आपका बिजनेस स्टडीज़ का स्टाफिंग जो है उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि सारी की सारी वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ की और इकोनॉमिक्स की आपकी एक प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल पे बनी हुई है, जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके जहाँ तक अभी तक हम लोग ये देख रहे हो वीडियो आप लोग, वहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है अच्छे से प्रॉपरली। पीछे आज थोड़ा सा शोर है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ पर कहीं घर बना रहे अमीर लोग हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। एक छोटा सा इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टाफिंग को स्टार्ट किया था, प्रोसेस देखी थी और हमने पहला एस्पेक्ट उसका रिक्रूटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और हमारे इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हमने सब कुछ देखा था। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। मैंने आपको स्टाफिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताया। अगर मैं एक रिकैप दूं आपको, स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग होता है कि हमको पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को ढूंढना है उनको, ताकि हमारे पास वो अप्लाई करें। उनकी ट्रेनिंग से लेके कंपनसेशन तक सब कुछ हम लोग देखेंगे, उसको स्टाफिंग बोलते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, स्टाफिंग होता है प्लेसिंग द राइट मैन इन द राइट जॉब, उसको बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड एस्पेक्ट उसका जो है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, देखो अब आपने जब रिक्रूटमेंट कर ली है, आपने सारे बंदों को, बल्कि पोटेंशियल लोगों को ढूंढ लिया, उन्होंने अप्लाई कर लिया है। अब वो आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाता है, उसमें से आपने चूज करना है जो बेस्ट है आपके लिए। ऑलराइट, जो बेस्ट रहेगा उसको चूज करना। अब वो चूज कैसे करोगे आप? चूज इस बेसिस पे करोगे, आप उनके थोड़े से क्राइटेरिया देखते हो, आप उनके टेस्ट लेते हो, आप उनके इंटरव्यू लेते हो। ऑलराइट, जब ये सब हो जाएगा फिर वो इंसान हमारे पास ज्वाइन करेगा, जब उसको हम ऑफर लेटर दे देंगे। लेकिन सिलेक्शन क्या वहां खत्म हो जाती है? नहीं, सिलेक्शन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सिलेक्शन, अब एक बंदा आप ले आए हो, ये थोड़ी है कि आपको जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। हो सकता है वो बंदा अच्छे से नहीं काम करता हो, उसकी जगह वापस सिलेक्शन प्रोसेस यूज करते हो। इसी वजह से वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है। ऑलराइट, उसके स्टेप्स भी देखने हैं हम लोगों ने। तो सिलेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कहां से आए? रिक्रूटमेंट से आए। उसके बाद हमने उनको अब किया है सिलेक्शन के ऊपर लेके आया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज एट एवरी स्टेज। मेनी आर एलिमिनेटेड एंड फ्यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज अंटिल द राइट टाइप इज फाउंड। इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हाँ भैया उसके बाद भी चलते रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप लिख सकते हो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑलराइट, एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज सिलेक्शन इन्वॉल्व्स जजमेंट अबाउट परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट, कि हाँ भैया अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तभी उसको सिलेक्ट कर रहे हैं आपने। अगर उसको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग पा रही है, आपको, आप देख पा रहे हो कि हाँ उसको आपने सिलेक्ट तो किया था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं निकल पा रही है, तो आप लोग एक नया कैंडिडेट को ढूंढोगे उसको रिप्लेस करने के लिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द चोजन पर्सन, कि हाँ भैया ड्यूरिंग द जॉब वो कैसे काम करता है, तब उससे इफेक्टिवनेस पता चलेगी। कि अगर ड्यूरिंग द जॉब वो बंदा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो आपको उसके सिलेक्शन के ऊपर कोई डाउट थोड़ी होगा तब तक। लेकिन जब उसका काम देखते हो फिर आपको डाउट होता है कि यार मैंने किसको ले लिया, वहां पर आपको पॉइंट आता है। तो इसकी एक प्रोसेस होती है, स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक होगा, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, मेडिकल एग्जाम होगा, जॉब ऑफर होगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। ये एक प्रोसेस है। इसको आपने जो सारे 8 स्टेप्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही याद करने हैं। ये आपको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम कि व्हाट इज सिलेक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। ऑलराइट, सो ध्यान रखना। तो सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जैसे रिक्रूटमेंट में हमने देखा था, वहां पर भी हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की बात की थी। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? देखो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करवाया था, आपके पास काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराया कि हाँ भाई मेरे पास नौकरी निकली है। बहुत कैंडिडेट्स आए और अराउंड कम से कम भी समझ लो 10 पोस्टें थी आपके पास कम से कम भी 20,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया।
इतना इंसान अगर अप्लाई कर रहा है तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक 20 का 20,000 इंसान आपके काम का हो। ऑलराइट, सो आप लोग ना प्रीलिमिनरी उसकी स्क्रीनिंग करते हो, मतलब कि आप छांटते हो लोगों को कि हाँ भैया जो हमारी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो हमारी कैटेगरी में फॉल करेंगे, जो बेस्ट लग रहे हैं हमको, जो हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। समझ लो कि हमने उनसे MBA की डिग्री मांगी थी, वो भी है, ठीक है, उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, वो भी है। हम लोगों ने उसके बाद ये देखा कि हाँ उनके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो ये अचीवमेंट्स है, तब जाके हमने उसको छांट के देखा कि हाँ यार हमारे पास तो 100 ही लोग हैं, तो वो छांट दिए हमने जो फालतू के लोग थे। उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि एलिमिनेट करना अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स को, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे हमको मिला है। ऑलराइट, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लिए उनके। अब जो 100 हमने सिलेक्ट किए थे उनकी, जो कि उनमें पूल में से 100 हमने लेके आए थे, अब उनके टेस्ट लिए। टेस्ट क्यों लिए? टेस्ट कैसे हो सकते हैं? देखो, टेस्ट लिए उनका IQ देखने के लिए, उनका एप्टीट्यूड देखने के लिए, उनके स्किल्स देखने के लिए, ऑलराइट, उनका क्या इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है उन लोगों में, उस सब के बेस पे टेस्ट लिए उनके। ऑलराइट, अब टेस्ट के कैसे कैसे हो सकते हैं आपके, या पेपर एंड पेंसिल टेस्ट ले लो, या कोई आप एक्सरसाइज दे दो उनको कि अब ये करके दिखाओ। टेस्ट कौन कौन से होते हैं? इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जैसे कि IQ आपने चेक करना, उसके बेस पे आप टेस्ट ले सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है कि हाँ भाई ये बंदा नए स्किल लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैंने बोला है ये कि पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, कि न्यू स्किल्स वो सीख सकता है नहीं सीख सकता, इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी टेस्ट है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी देखने के लिए कि इमोशन कैसे हैं उस बंदे के, वो अपने वो ऐसे एंगर इश्यूज कैसे कंट्रोल करता है, रिएक्शंस क्या आते हैं, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना, वो सब कुछ। ट्रेड टेस्ट होता है कि अभी, ध्यान से डिफरेंस याद रखना कि एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में डिफरेंस क्या है। ट्रेड टेस्ट बोलता है कि भैया अभी कितने लोग आपके पास, अभी जो कितने लोग हैं आपके पास, उनके अंदर कितने स्किल्स हैं प्रेजेंटली, उसके बाद कौन कौन सा स्किल है, मतलब कि कौन कौन सा स्किल ही हैज इट, ठीक है। इसकी बात करता आपका ट्रेड टेस्ट की हाँ भाई एग्जिस्टिंग स्किल्स करते हैं उसके बाद, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता है कि न्यू स्किल्स कितने सीख सकता है। तो ये डिफरेंस याद रखना। और इंटरेस्ट टेस्ट, क्योंकि हाँ भैया जरूरी नहीं है कि कुछ एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, कुछ का हो सकता है वॉलीबॉल में हो, कुछ का हो सकता है बोर्ड गेम्स लूडो शूडो खेलते हो, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट भी उसका देखते हैं हम लोग। ऑलराइट, फिर हम देखते हैं उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। पहले 2 स्टेप हो गए, अब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में फेस टू फेस बात होगी उसके साथ कि आगे हम बॉडी लाइन बॉडी जेस्चर उसके देख पाए, कैसे मतलब कि वो आंखें मिला के बात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस उसका दिख जाता है, तो वो सब हम बात करते हैं कि सूटेबिलिटी है या उसकी नहीं है। इधर क्या होता है, जो 2 पार्टीज होती है, एक होता है हमारा इंटरव्यूअर, लिख लो भैया, एक होता है इंटरव्यू जो इंटरव्यू देता है, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन उससे पूछता है और इंटरव्यू उसके बेस पे आंसर करता है, दैट्स इट। फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है। इंटरव्यू ले लिया, अब आपने उसका रेफरेंस देखा कि हाँ भैया अगर उस बंदे को ना कुछ बोला जाता है कि यार आप 3-4 लोगों के हमें नंबर दे दो, ठीक है, उसके बैकग्राउंड क्या, उसके कॉलेज वगैरह टीचर का नंबर दे दिया, ठीक है ना, फ्रेंड का नंबर दे दिया, पिछले कलीग का नंबर दे दिया, पुराने ऑफिस में कोई कलीग था उसका नंबर दे दिया कि हाँ ये इंसान ऐसा है भी है, ये हमारे सामने फेक आउट कर रहा है, ठीक है, कि हाँ भैया इसकी इन्फॉर्मेशन सच्ची भी है या झूठ बोल रहा है। उसके लिए आपने उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया। फिर उसका सिलेक्शन डिसीजन, जब आपको लगा कि हाँ भाई हर टेस्ट के ऊपर निकला है, इंटरव्यू भी अच्छा गया इसका, हमने देखा कि रेफरेंस भी, इसके बैकग्राउंड चेक भी करा लिया, अब उसको सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्ट किया है आपने, वो सिलेक्शन ये नहीं है कि हाँ भैया आपने खुद ले लिया, आप जिस डिपार्टमेंट वो काम करेगा ना उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाते हो। फॉर एग्जांपल आपको बंदा चाहिए था सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, जो बंदा डोर टू डोर सेलिंग करेगा, ठीक है, सेल्स के लिए। अब आप सेल मैनेजर के पास गए कि यार क्योंकि कल को आप नहीं ग्रूम करना है सर, मैनेजर आप हो, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल कैंडिडेट सही है आपके लिए या नहीं है? तो मैनेजर बोलता है कि हाँ यार ये सब कुछ सही है, तब जाके आप बोलते हो हाँ। तो मैनेजर की से काफ़ी सही होती है, कंसर्न मैनेजर्स की, कि हाँ भैया आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो इनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो आप बता दो कि आपके कहे मुताबिक ये इंसान है या नहीं है, इसके बाद वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है। फिर उसका मेडिकल एग्जाम लेते हो आप लोग। देखो जॉब ऑफर देने से पहले ना आप एक एम्प्लॉय का मेडिकल टेस्ट कराते हो कि हाँ भाई वो फिट है या अनफिट है, ठीक है, कि हाँ भैया वो पहले उसका हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक है, तो उसके ऊपर ध्यान रखते हो कि हाँ भैया अगर कल को दौड़ने वाली थोड़ी ऑफिस जॉब नहीं है, डेस्क जॉब नहीं है, उसके थोड़ी बाहर की जॉब है, तो वो वहाँ पर वो नहीं कर पाएगा परफॉर्म, बीमार हो जाएगा, तो उसके बेस पे पहले टेस्ट करा लो उसको। ऑलराइट, और उसके बाद जॉब ऑफर देते हो।
जॉब ऑफर हो गया, सारे हर्डल पार कर लिया, अब आपको हम जॉब ऑफर देते हैं। जॉब ऑफर के अंदर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है विच कंटेन्स अ डेट बाय विच अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, कि हाँ भाई आप इस दिन को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिस आ जाओ। और उसके बाद जब वो ऑफिस आता है सबसे पहले उसको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म होगा, उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस पर वो साइन करता है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। डिक्लेरेशन आप लोग देते हो ना स्कूल में आप देखना, कभी बैंक में देखना डिक्लेरेशन होती है कि हाँ भैया दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज अबव इज करेक्ट बाय माई साइड, ठीक है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप मेरे को फुल्ली रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो, आप नीचे साइन कर देते हो। वैसे ही पहले उसका अटेस्टेशन फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जिसके अंदर उसको डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस, क्या भाई पॉलिसीज़ क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या बिहेवियर आपसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, क्या टाइमिंग पे आपने आना है, कब आपको छुट्टी होगी, आपका सैलरी कैसे निकलेगी, सैलरी किस दिन डलेगी, सब कुछ लिखा जाता है। वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, ये 8 स्टेप्स है, प्लीज स्किप मत करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के अंदर। रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आप स्किप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं पहले बता रहा हूं। ऑलराइट, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखो तीसरा एस्पेक्ट बोलता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी जरूरी है एम्प्लॉय की। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है, अगर मैं एक ट्रेनिंग की सिंपल बात करूं, अगर एक थॉट है, इफ यू विश टू प्लान फॉर ईयर सो सीड्स, अगर आप 1 साल के लिए सोचते हो पौधे के लिए बीज डाल दो, अगर आप सोचते हो 10 साल के लिए तो आप पेड़ उगाओ, लेकिन अगर आप सोचते हो लाइफ टाइम के लिए ना तो लोगों को डेवलप करो ताकि उनकी थिंकिंग अच्छी हो। तो इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट एम्प्लॉय की, लोगों की जरूरी है। लेकिन ट्रेनिंग जो है इट इज वेरी नैरो कंसेप्ट, ट्रेनिंग जो है वो नैरो कंसेप्ट है, मतलब कि उसकी जो मीनिंग है ना वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही है, कि हाँ भाई इस जॉब के लिए ये स्किल आपको चाहिए, वो आपको डेवलप करके हम लोग दे देंगे। ऑलराइट, द पर्टिकुलर स्किल दैट यू रिक्वायर इन दिस जॉब वी विल हेल्प यू टू डेवलप इट, सिंपल। लेकिन डेवलपमेंट बात करता है एक वाइडर कंसेप्ट के ऊपर, उसका बड़ा वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप क्यों है, क्योंकि डेवलपमेंट बात करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन की, कि हाँ भैया पूरी लाइफ में कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे बेटर हो। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक ऐसा मैंने स्किल सिखाया है जो आप पूरी लाइफ टाइम उसको अचीव कर सकते। जैसे कि फिटनेस की बात करते हैं कि हाँ भाई फिटनेस की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। इंसान फिट रहेगा, इंसान अच्छे से रहेगा, उसकी लाइफ अच्छी लिखेगी, हेल्दी फूड खाएगा तब भी उसको फायदा होगा, ये सारी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव करंट or employee performance by increasing his ability to perform, changing his attitude या increasing his skill या knowledge। कि हाँ भैया आप उसका एटीट्यूड चेंज करो, वो डेवलपमेंट हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा कि हाँ भाई उसको एबिलिटी दे दो परफॉर्म करने की ये पर्टिकुलर स्किल की। ऑलराइट, अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के फायदे क्या, देखो 2 किस्म से फायदे होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को जिधर आप काम करते हो, और एक होता है खुद इंप्लॉय को। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, सबसे पहला फायदा है कि हाँ भाई रिड्यूस करता है वेस्टेज को। वेस्टेज कैसे, अगर आपके पास ट्रेन बंदा होगा ना तो वो फालतू वेस्टेज नहीं करेगा काम, उसको पता है 1 किलो रॉ मटेरियल यूज होता है इसको बनाने में, तो वो 1 किलो ही लगाएगा, हो सकता है उससे कम लगा दे लेकिन 1 किलो से ज्यादा नहीं लगाएगा अगर वो वेल ट्रेन्ड है, वेल ग्रूम्ड है। ऑलराइट, दूसरा प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है एम्प्लॉय की, अगर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे फर्म को, ठीक है ना, ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है ना तो ज्यादा प्रॉफिट दे पाएगा। तीसरा फ्यूचर मैनेजर को इक्विप करता है कि हाँ भैया अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ट्रेंड है ना तो उसको इस तरह सारे काम सिखा देते हैं, कल को अगर उसका मैनेजर छुट्टी पे जाता है हफ्ते के लिए तो उसकी जगह वो ले सके, उसके लिए थोड़े डिसीजन ले सकता है उस जगह पे पहुंच के, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसकी हुई है। ऑलराइट, उसके बाद एम्प्लॉय का मोरल अच्छा होता है। मोरल क्या, देखो अगर आप किसी एम्प्लॉय को समझ लो ना कोई काम, जैसे मैं यहाँ पर आया, मेरे को अगर सर ने मेरे को थोड़ा सा बताया कि यार आप लोग ऐसे, सर आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे स्टार दे सकते हो, सर आप ऐसे आईपैड के अंदर ये करोगे, सर आपने सारी पीपीटी ऐसे बनानी है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा मोरल बढ़ा कि हाँ यार सर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया आप भी करो अच्छे से। तो सपोर्टिव बंदा होगा ना, अगर कोई कोच आपको सपोर्ट करता है अच्छे से तो आप उसके बाद छुट्टी कम मारोगे, ऊपर से आप खुश जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक तो एब्सेंटिज्म नहीं होगा और आप वो कोच को नहीं छोड़ोगे तो टर्नओवर भी नहीं होगा। देखो एब्सेंटिज्म होता है छुट्टी मारना, एब्सेंट हो आप छुट्टी मारना, बोर हो गए हो छुट्टी मार दी, लेकिन टर्नओवर होता है कि आपने चेंज कर दिया, कि आपने जॉब चेंज कर दी, कोच चेंज कर दिया, प्रोफेशन चेंज कर दिया, वो सब कुछ। ऑलराइट,
और लास्टली बोलता है कि एक इफेक्टिव रिस्पांस देता है फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट को। अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड होते हो ना, तो देखो बिजनेस वर्क करता है जो हमारा, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में करता है, जो एवर चेंजिंग है, वो कभी रुकता नहीं है। तो अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो वो इस चेंजेस को अच्छे से अपना पाएंगे, वो इन रैपिड चेंजेस को अच्छे से ग्रूम है तो वो अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे कि हाँ भाई उसके हिसाब से ढल जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद एम्प्लॉय को क्या फायदा है? सबसे पहले तो उसका स्किल और नॉलेज बेटर हो जाती है, उसका करियर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, उसकी सैलरी अच्छी हो सकती है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, सैलरी अच्छी होगी। उसके बाद एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मशीन्स, उसको मशीन हैंडल करना आ गई है तो इट मीन्स कि वो लेस प्रोन है एक्सीडेंट के। और लास्टली इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। इसको आप तोड़ के 6 पॉइंट बना सकते हो, इसको आप तोड़ के 3 पॉइंट बना सकते हो, आपके ऊपर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपको बेनिफिट पूछ सकता है वो, ठीक है ना, दोनों किस्म से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है इसके अंदर, एक ये और एक ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन में क्या फ़र्क है? सर मैंने सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। जो ट्रेनिंग है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बात करता है, एक जॉब के लिए बात करता है ट्रेनिंग। डेवलपमेंट बात करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब की बात नहीं करता, वो ओवरऑल लाइफ की बात करता है, कैसे आप चेंज करोगे। ट्रेनिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो पूरी जिंदगी इंसान की चलते रहती है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग जो है वो एक नैरो है, नैरो मतलब कि उसका मीनिंग छोटा है, लेकिन डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। डेवलपमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग आ जाता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस याद रखने हैं कि हाँ भैया, ट्रेनिंग क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक जॉब। ऑलराइट, लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट बात करता है मीन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है सारी जगहों पे। ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है। ऑलराइट, ट्रेनिंग क्या है? इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स, डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड ग्रोथ इंक्रीज करना है, एनेबल एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, ओवरऑल ग्रोथ। ये जॉब ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड है डेवलपमेंट। ऑलराइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे, छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ ट्रेनिंग के बारे में। मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग क्या है? एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटी एम्प्लॉय के बढ़ाना, ताकि वो नए अपने जॉब अच्छी कर सके, उसके नए स्किल्स आ जाए, उसको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आ जाए कि करंट जॉब अच्छे से करनी है, करंट जॉब। लेकिन एजुकेशन है जो इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय। आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो, आप लोग एजुकेशन नहीं हो रही है ना आप लोगों की, आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से अपना आप लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन और आंसर्स कर रहे हो। ये सब एजुकेशन की बात करता है कि लॉजिकल और रैशनल आपका माइंड सेट हो रहा है कि हाँ भैया फिनोमिना अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है, क्वालिटीज ऑफ माइंड, बेसिक प्रिंसिपल्स की हाँ भैया ये सब कुछ होता है सर। जैसे अकाउंट्स पे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, ठीक है ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। बिजनेस स्टडीज़ के आप लोग पढ़ रहे हो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ रहे हो अभी माइक्रो पढ़ रहे हो, माइक्रो के अंदर क्या क्या, जैसे कि टीपीएमपी का रिलेशनशिप क्या है सर, ठीक है ना, मार्केट के अंदर कैसे चलता है सर। ये बेसिक नॉलेज आपको एजुकेशन के थ्रू मिलती है, ये एजुकेशन बताता है, ठीक है। एजुकेशन इज ब्रॉडर देन स्कोप, उसका एजुकेशन का जो स्कोप है वो ट्रेनिंग से बड़ा है, ये याद रखना, क्योंकि ट्रेनिंग बात करता है एक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एजुकेशन बात करती है गोल्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। ऑलराइट, फिर डेवलपमेंट क्या है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, ये याद रखना आप लोग। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऑन गोइंग बोल दो, ऑन गोइंग, बड़ा अच्छा वर्ड है ये। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप बात करता है ये। देखो ना, यही पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स फेच करेंगे। अगर आप बेसिक चीज़ लिख दोगे ना, इससे ये होता है, इससे ये होता है, भाई अगर अच्छे पॉइंट होंगे ना, टीचर बोलता है कि हाँ भाई अच्छा लड़का है, अच्छे से पढ़ के आया हो, वो पूरा आंसर रीड करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ आता है कि इसके पॉइंटर्स अच्छे हैं, अच्छा से लिखा है, अच्छे से प्रेजेंट किया है, इसको मार्क्स दे दो। ऑलराइट, अब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स आते हैं। इसके अंदर हमको 2 किस्म से ट्रेनिंग पढ़नी है। एक होते हैं हमारे OGT, OTJ बोल लो, OGT, और ये होता है ऑन द जॉब, ये होता है ऑफ द जॉब, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, हम उससे देखते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि आप नौकरी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको सिखाया जा रहा है, मतलब कि ट्रेनिंग जो हो रही है वो लर्निंग वाइल डूइंग हो रहा है, जहां आप काम कर रहे हो वहीं पर ट्रेन हो रहे हो।
इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। इसका एक एग्जांपल आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। ये एक नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑन द जॉब के आपको मेथड पूछ लेगा, व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग, डिफाइन ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द वेरियस ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 3 मेथड लिखने पड़ते हैं और ट्रेनिंग को डिफाइन करना पड़ता है, ये याद रखना है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या बोलता है, देखो कभी आपने घर पे काम कर रहे होते हो, बिजली वाला आता है या प्लम्बर आता है, आप देखना एक आता है जो मेन बंदा होता है, एक होता है उसके साथ ना उसका जो होता है ना, उसको जो शागिर्द होता है उसका, जो उसके अंडर काम करता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं उसका राइट हैंड लेगा कि हाँ भाई उसको, अगर हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट की टर्म से पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम लोग एक ट्रेनी या अप्रेंटाइज। जो उस्ताद बोलते हैं ना कि उस्ताद जी ये ठीक है, उस्ताद जी ऐसे कर ले, ये जो उस्ताद बोलते हैं ना ये लोग उनके ट्रेनी होते हैं या अप्रेंटाइज होते हैं। अब ये देखो ये बंदा उसको सिखा रहा है अपने साथ साथ रख के, जैसे वो बंदा जहां जा रहा है ना, ये बंदा उसके साथ जा रहा है, ये सीख रहा है कि हाँ भाई अगर इलेक्ट्रिशियन है वो देख रहा है बिजली का काम कैसे हो रहा है, फैन कैसे लग रहा है, एसी के अंदर स्टेबलाइजर कैसे ठीक कर रहे हैं हम लोग, तो वो सारे नट वो छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं। तो वो सीख कैसे रहा है कि जब वो काम कर रहे हैं तभी सीख रहे हैं, उसके लिए अलग नहीं उसको भेजा हुआ है। वो होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कि ट्रेनी को हम एक मास्टर के गाइड के अंडर रख देते हैं जो उसको हेल्प करता है स्किल एक्वायर करने में, हायर स्किल सीखने में, जैसे कि प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन। अप्रेंटाइसेस या ट्रेनीज उसके नाम पे है ये स्पेंड करते हैं प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस्ड गाइड। एक यूनिफॉर्म पीरियड होता है जहां पर आप बहुत फास्ट और स्लो लर्नर्स को इकट्ठे रखते हो। अगर बेशक वो फास्ट लर्नर जल्दी सीख जाएगा, स्लो लर्नर वाले को आप बाद में वापस सिखा सकते। इस हिसाब से होता है हमारा अप्रेंटिसशिप। दूसरा होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी तो आप स्कूल में हो, कल को आप कॉलेज में जाओगे, जब ग्रेजुएशन करोगे ना उस समय देखना कुछ बच्चे होंगे जो कॉलेज के साथ साथ काम भी करेंगे। उनको ना किसी ऑफिस में भेज देंगे कि हाँ भाई आप जाओ यहाँ पर 4 महीने की ट्रेनिंग करके आओ, 3 महीने की ट्रेनिंग करो, उसके हिसाब से एक फाइल बना दो कि आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसमें चीज़ें हुई, ठीक है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो सब बताओ। तो वो होते हैं इंटर्न्स, जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं ऑफिस के अंदर इंटर्न, ठीक है। ये लोग स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं, ये जो उधर पढ़ा है ना उसके बाद ये थोड़ी सी ना अपने फर्म्स के पास जाते हैं, वहां पर रेगुलर स्टडीज के साथ साथ ये फैक्ट्री और ऑफिस में भी काम कर सकते हैं जहां उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स मिल जाती है, वहां पर इंटर्नशिप होता है। या आपको कॉलेज या MBA जब करोगे, MBA मास्टर्स डिग्री में जाओगे ना, वहां पर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है और ये प्रोफेशनल डिग्रीज में होगा, ये याद रखना मेरी बात। कुछ बच्चे बोलेंगे सर BCom में नहीं हुआ, मे बी BCom में स्टार्ट हो गया, बट ये प्रोफेशनल डिग्रीज में होता है, BBA में होता है। आपको 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए बोल देते हैं वो लोग, उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाओ, क्या क्या सीखा, क्या क्या स्किल आया आपके पास, क्योंकि आपको जो पढ़ाया उसको प्रैक्टिकली भी देख के आओ ना कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में फ़र्क है या नहीं है, वो चीज़। फिर उसके बाद कोचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्रिकेट देखते हैं सारे, फुटबॉल खेलते हो तुम लोग यार, तुम सबको तो इतनी चीज़ सब पता है कि हाँ भाई आजकल तो मैं देखता हूँ लड़कियाँ भी आजकल जाती है MMA फाइटिंग कर रही हैं भाई, थोड़ी सीख रही हैं, वो भी कोचिंग ले रही हैं। सो कोचिंग क्या है, वहाँ पर क्या होता है, कोच होता है या मेंटर होता है, ठीक है ना, वो आपके साथ ना गोल्स डिजाइन करता है कि हमें आप लोग ना ये सब सिखा दूंगा मैं आपको, आपके इसके हिसाब से गोल्स बनाएंगे, इस हिसाब से आप अचीव करोगे उन गोल्स को, और जहां जहां आपको दिखता है गोल्स नहीं अचीव हो पा रहे हैं ना, उसके ऊपर वो कोच फीडबैक देता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले तेंदुलकर साहब के कोच थे, विराट कोहली का कोच था, उन सबको, रोहित शर्मा के कोच था, ठीक है। अभी इंडिया टीम में अभी हम देखते हैं कोच है गौतम गंभीर, कोच है इंडिया टीम का, तो वो क्या करता है, उन खेलना तो आता है उन लोगों को, करना तो आता है उन लोगों को, बट उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि यार हम ऐसे जीत सकते हैं, तुम्हारा यहाँ पर स्किल अच्छा है, तुम लोग ये ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते हो। तो कोच का ये काम होता है कि हाँ भाई वो पीरियडिकल रिव्यू करता है, ट्रेनी की प्रोग्रेस के बारे में बताता है, उसको चेंजेस बताता है कि तेरे बिहेवियर और परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ सकता है, बेटर कैसे कर सकते हैं, ये सब की बात करते हैं। एक आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब है एक नौकरी, देखो ये फोटो बता रही है ना, ये बंदा ये काम करता था, इसको अब ये दे दिया है और इसको ये काम दे दिया। तो जॉब रोटेशन क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, कि हाँ भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करा दिया उसको, कि हाँ भाई उसको ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पता चल जाए, ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको समझ आ जाए, उसके लिए आप लोग करते हो जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन की वजह से क्या होता है, उस एम्प्लॉय को ना सबके बारे में पता चल जाता है कि कौन कैसा है, उसके अच्छे से रिलेशन बन जाते हैं सबके साथ, कि कल को वो उसका काम कर सके, कल को वो अगर एब्सेंट है बंदा तो उसका काम भी कर ले। तो जॉब रोटेशन। ऑलराइट, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फंक्शंस, ठीक है ना। एप्टीट्यूड,
ठीक है ना, एप्टीट्यूड अच्छा करता है हमारा, जॉब रोटेशन अलाउ ट्रेनिंग टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज, फैसिलिटेटिंग फ्यूचर कॉपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, ये सब मैंने आपको बताया। ये है ऑन द जॉब। अब आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन से हो गए? ऑफ द जॉब का मतलब है लर्निंग बिफोर डूइंग, वो था लर्निंग वाइल डूइंग, मतलब कि काम करते करते सीख लो। इधर है कि पहले सीखो फिर काम पे आओ। इधर क्या होता है, आपको ना दूसरी जगह पे या कहीं और बिठाया जाता है, वहां आपको बोला जाता है कि आप नॉलेज और अपने स्किल्स डेवलप करो, उसके बाद हम आपको मेन जगह पे लेके जाएंगे, वहां काम होगा। ऑलराइट, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है हमारा क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस। जैसे कि मैं आपसे क्लासेस ले रहा हूं, आपको मैं सब कुछ बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैं गाइड कर रहा हूं। आपको ले सामने देखो ना एक पीपीटी बनाई हुई है जिसमें फोटो लगी हुई है, ये देखो आप लोग ऐसे बैठे रहते हो क्लास के अंदर। अगर आपको ऑडियो विजुअल दिख जाए, डेमोस्ट्रेशन आपको थोड़ा सा दे देता हूं मैं कि हाँ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ताकि आप लोग आराम से चीज़ें समझ पाओ। वो है क्लासरूम ट्रेनिंग, वो भी ट्रेनिंग है। देखो ना, आप क्लासरूम में आपको मैं सिखा रहा हूं, कल को आप नौकरी जाओगे तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ये वाले प्रैक्टिस जो आप पढ़ रहे हो इसको अपनाओगे, ये देखोगे लाइव आप लोग। ऑलराइट, दूसरा आता है फिल्म। आप मूवियां देखते हो, मूवी के अंदर भी चीज़ें फायदा होता है, मूवी भी देखते हैं कुछ लोग। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने बिजनेस के ऊपर, अगर आपने देखना ना कॉमर्शियल की पावर कितनी है, मैंने जैसे कि कॉमर्शियल की हाँ एक मूवी है, ठीक है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, एक मुझे याद करने दो, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, हमारे वो स्टॉक बेचते हैं, हीरो हमारा स्टॉक बेचता है, कल को वो बूम करता है और कल को नंबर 1, इतना पैसा आया था वो थी। हर्षद मेहता देख लो भाई, स्कैम मत फोकस करो, ये देखो कहाँ से उठ के कहाँ आया, क्योंकि उसने काम करना था। आप बोलोगे यार सर स्कैम क्यों बता रहे हो, फ्रॉड क्यों बता रहे हो, भाई काम करने का जुनून देखो अगले का यार, उस पर डिपेंड करो। ऑलराइट, फिल्म से भी आप सीख सकते हो। उसके बाद बात करो केस स्टडी की। केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि आपको क्या होता है कि आपको भी, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी केस स्टडीज दी हुई है आपकी बुक के अंदर कि ये XYZ पर्सन था, इसने ऐसे ऐसे किया। ये क्या है, आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बताई है कि कल को ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप इस चीज़ को कैसे अपना सकते हो, आपको कितना फायदा होगा। लर्न फ्रॉम, जो लर्न करना है, लर्न फ्रॉम द सेकेंडरी पीपल्स फेलियर। उनकी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जहां जहां वो फेल हुए ना वो जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर यू विल लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स ना, अगर आप उनके दूसरों का फेलियर देख लेते हो ना, तो आपको समझ आता है ये कदम नहीं उठाना है, इससे ये कदम उठाऊंगा तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। सक्सेस स्टोरी से हर कोई मोटिवेट होता है, फेलियर से मोटिवेट होना सीख लो। अगर आपका कजन के 80% मार्क्स आए हैं, वो क्यों आए हैं आप उसे सीखो। कि ये मत सोचो कि उसके 80% आए, ये सोचो कि 80% क्यों 90 क्यों आए, उससे बेटर परफॉर्म कर लो। यहां पर आती है बात, ठीक है, कि हाँ भाई आप लोग क्या कर सकते हो। ट्रेनिंग स्टडी द केसेस टू डिटरमाइन प्रॉब्लम, एनालाइज कॉज, डेवलप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, सेलेक्ट व्हाट दे बिलीव टू बी द बेस्ट सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट। केस स्टडी का फायदा। एक आता कंप्यूटर मॉडलिंग की, हाँ भाई आजकल का जमाना AI का है, आजकल तो सब कुछ AI से चल रहा है। तो आपने कंप्यूटर के अंदर क्या किया, जैसे कंप्यूटर के अंदर चीज़ें क्या कर ली, आपने थोड़ी काम मशीन को ऐसा सिखा दिया कि मशीन वो चीज़ें कर सके बेटरली। अब मशीन जब चीज़ करेगी ना, तब मशीन एक बार सीख लेगी, स्टार्टिंग में तो कॉस्ट लगेगी, लेकिन ये याद रखना कि मशीन कभी भी उस चीज़ को गलत नहीं परफॉर्म करेगी। जो आपने कोड लिखा है, जैसे आपने लिखा है ना, वैसे ही मशीन परफॉर्म करेगी कि हाँ कोई रिस्क नहीं होगा, कॉस्ट स्टार्टिंग में हाई होगी, बट जो है मिस्टेक कोई नहीं होगी, डुप्लीकेशन और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। उसका काम है कंप्यूटर मॉडलिंग का। ऑलराइट, फिर एक आप पढ़ो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, देखो एम्प्लॉय जो है ना उसको काम सिखाया जाता है, उसको सेम वर्किंग, उसको सेम काम, उसको मशीनें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। समझ लो कि शेफ है, उसको पहले घर पे आप काम सिखा रहे हो, उसको सीधे आप रेस्टोरेंट नहीं लेके जा रहे हो। रेस्टोरेंट का मेन काम था, अगर रेस्टोरेंट में चला गया और वहां पर सीख रहा है तो इट मीन्स वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। लेकिन उसको हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जो सेम रेस्टोरेंट जैसा था जो घर पे था। उसको सेम छुरी दे दी, सब कुछ सेम दे दिया कि तू यहां पर करके देख, इससे पहले यहां ट्रेन हो जा, तब उसके बाद यहां तू फुल्ली ट्रेन हो जाएगा, फिर मैं तेरे को किचन में लेके जाऊंगा, मेन जगह पे, मेन रेस्टोरेंट के अंदर, वहां तू काम करना। मतलब कि उस बंदे को मैंने वैसा ही माहौल कहीं और बना के दिया है, आउटसाइड द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर उसको सारा ट्रेन किया, उसके बाद उसको मैं लेके आया ऑफिस के अंदर, वहां उससे काम करवाया, ताकि वो वेस्टेज ना कर पाए, उसके एक्सीडेंट ना हो जाए, मशीन अच्छे से यूज कर पाए, वो सब कुछ। लेकिन वहां पर जहां उसको लेके गया था ना मैं काम सिखाने के लिए, वहां पर भी उसको सेम इक्विपमेंट दिया मैंने, सेम तरीके के यूजेस बताया कि यही छुरी यहाँ पे यूज होगी, यही वाला चीज वहां यूज होगी, यही गैस फ्लेम वहां यूज होगी, यही तवे वहां यूज होंगे। वो एक ऐसे बात करूँ रेस्टोरेंट के हिसाब से। ये देखो
इनको पहले पेस्ट्री सिखाई जा रही है बनाना, ये देखो ये सिखा रही है, ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हो प्लेट को, ये सीख रहे हैं उसके हिसाब से, कल को रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ऐसे करेंगे। एक होता है भाई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पता है क्या है, जैसे आप लोग घर बैठे हो, आपको ना सब कुछ ना A to Z लिख के दो। जैसे आपका ये आप बुक है आपके एनसीईआरटी में क्या है, चैप्टर नंबर 1 पीरियड पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, फिर जाके चैप्टर 2 पे आए, उसके बाद पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर, फिर चैप्टर 3 पे आए। मतलब कि आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सब कुछ दिया हुआ है, और जैसे आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हो। वो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक चीज़ सीख रहे हो, सीख के आप लोग उसके अंदर बेटर हो गए। ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, कि प्री अरेंज किया हुआ सब कुछ, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर ये लॉजिकल सीक्वेंशियल एरिया में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आप लोग जा रहे हो, आपने पहले प्लानिंग पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, आप स्टाफिंग पढ़ रहे हो, अब कल डायरेक्टिंग पढ़ोगे, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग पढ़ोगे, वो सब कुछ। फिर ट्रेनिंग गोस, जो ट्रेनी है हमारा जो सीख रहा है वो यूनिट्स पढ़ता है, आंसर करता है क्वेश्चन को, आंसर करता है इन ब्लैंक्स को फिलिंग, उसके बाद नेक्स्ट पे जाता है। ऑलराइट, ये है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाला। ठीक है, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हमारे पास रह गया चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, जो इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग, फिर आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा सक्सेसफुली। हमारी स्पीड अच्छी बनी हुई है, जल्दी जल्दी खत्म कर पा रहे हैं हम लोग। प्री बोर्ड 1 आई होप आप लोगों के नवंबर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर। अब आपको जब वीडियो मिलेगी तब तक मेरे हिसाब से आपका स्टाफिंग तक कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद 2 चैप्टर और रह जाएंगे हमारे। पार्ट 1 खत्म हो गया, प्री बोर्ड 1 तक का सिलेबस आपका मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया होगा मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम बोर्ड्स का। प्री बोर्ड 2 के अंदर तो पार्ट 1 पूरा आता है, उस तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। टिल देन अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो मेरे चीतो। अगर चीतो मज़ा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक किया करो यार। मैं चाहता हूँ इसकी व्यूअरशिप बढ़े और बच्चे पहुँचे और बच्चों को पहुँचे। ट्यूशन नहीं लगानी है बेफालतू की, यहीं पर पढ़ लेना, बिजनेस स्टडीज़ पूरा खत्म कर लेना। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क है, कैसे कैसे स्कीम में आता है, पुराने पेपर में देख के आऊँगा, एंड में आपको ये भी बताऊंगा क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है जिस पे ज़्यादा फोकस है। ऑलराइट, टिल देन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।